गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। एक बार फिर इस वीडियो में आज हम देखेंगे और सीखेंगे और जानेंगे क्या क्या मेन कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं, जो जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे एसआई यूनिट और एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वन ऑफ द मोस्ट मेजर एंड fundamental concept that comes into the unknown quantity for the student of class 12th, which is called permittivity of free space epsilon naught। यहाँ पर हम बात करेंगे कि अक्सर बच्चों में जो क्लास 12th में आते हैं वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एक छोटा सा क्वांटिटी होता है ना, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है और एक बहुत बड़े कंसेप्ट पर कूलाम के कांस्टेंट को जस्टिफाई करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये कंसेप्ट या चीज़ क्यों आई, ये तो बता देते हैं सब लोग कि हाँ क्यों आई, कहाँ से आती है, लेकिन इसके लिए उनके एसआई यूनिट का इस्तेमाल कहाँ और कैसे कैसे निकलता है, फिर उनकी डायमेंशनल फार्मूला कब किस वक्त किस तरीके से वो डिराइव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आज हम शायद यही सीखेंगे कि व्हाट एंड हाउ यू विल फाइंड आउट द एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाउ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं कि आप लोगों ने जानना होगा दैट पहले हम सीख रहे हैं क्या एसआई यूनिट, लेकिन पहले जान लीजिए कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में थोड़ा सा हम चलते हैं बैकवर्ड्स और रिवाइंड करते हैं कुछ चीज़ें। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसे क्या कहा जाता है भाई, इप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आता है, जब हम पढ़े रहते हैं क्या कूलाम्स का लॉ, जो भी मैंने पढ़ाया था कूलाम्स लॉ, तो कूलाम ने ये बताया था, सर कूलाम जी ने हम लोगों को बताया था कि द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू चार्जेस आइदर सिमिलर और अपोजिट ना, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू चार्जेस एट अ सेपरेट डिस्टेंस एनीवेयर इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बाय कूलाम्स लॉ, by Coulomb's law, right, the electric force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of the masses of two charges, suppose q1 and q2, and inversely proportional to the square of the separate distance between them. So there is the square, separate distance is taken as r, so it's inversely proportional, inversely means 1 upon, so it is a reciprocal, so inversely proportional to the square of the separate distance between them. So that can be taken as equation number 1 and that was taken as equation number 2. अब इक्वेशन 1 और 2 जब मैंने किया था तो मैंने सॉल्व करके बताया था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हम क्या पाते हैं भाई कि जब हमने इन दोनों साइड्स को एक साथ कैलकुलेट किया तो इक्वेट करने पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें मिला एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी प्रोपोर्शनल के साइन को जो इन दोनों क्वांटिटीज, दो चार्जेस और उनके बीच के सेपरेट डिस्टेंस की इस क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए या इक्वलाइज करने के लिए, हमको दोनों के साइड्स को इक्वलाइज करने के लिए जो कांस्टेंट लगाया था वो था K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आया था हमारा एक तरीके से, लेकिन फिर आगे चल के हमने पढ़ा कि ये जो K होता है वो बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगों द्वारा ये पाया गया था और ढूंढा गया था, कूलाम जी ने ढूंढा था कि ये जो K होता है वो किसके बराबर होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसका नाम है इप्सिलॉन नॉट और इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो आप लोगों के बीच में आ रहा है, इसकी वैल्यू हम एग्जैक्टली मेजर कर चुके हैं एक्सपेरिमेंटली, कूलाम जी ने और बाकी लोगों ने जितने भी तो थे उन लोगों ने इस चीज़ को डिराइव किया था कि इप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू एग्जैक्टली होती है वो क्या होती है। मैंने आप लोगों को उस पिछले वीडियो में, अगर आपको पता ना हो तो आप लोग जानेंगे, पहले यहाँ रख देंगे, तो ये क्या आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप इसे भी ले लेंगे है ना, और अगर K इक्वल टू ले लेंगे तो फिर इसे भी ले लेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। और ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स और अट्रैक्शन रिपल्सन के बीच में ये जो इप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसी को बोलते हैं, मैंने बताया ना आप लोगों को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी और कंक्लूसिव बात आपको सुनने को आएगी, समझ में आएगी कि जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो आप लोगों को मिल रहा है एप्सिलॉन नॉट, ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको कूलाम ने बताया था, लेकिन इसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली मेजर की गई थी। वो वैल्यू कितनी थी? मैंने एग्जैक्टली वैल्यू बताया था 8.854 इंटू 10 के पावर -12, 10 का -12, और इसकी यूनिट भी निकली थी क्या? कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। शायद कुछ लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मैं भी बताऊंगा आप लोगों को कि ये ऐसा यूनिट और ये मैंने क्यों लिखा। आप सब समझ रहे होंगे कि हाँ एप्सिलॉन नॉट शायद यूनिटलेस है, तो ऐसा नहीं है। एप्सिलॉन नॉट की एक परफेक्ट यूनिट होती है और वो कूलाम्स के लॉ से ही डिराइव होगी। जब कूलाम्स लॉ को हम अच्छे समझ लेंगे, इस कूलाम्स लॉ को पढ़ लेंगे, तो कूलाम के लॉ से ही डिराइव होगी। कहाँ से? कि उसका कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट कहाँ से आया है। लेकिन फिलहाल मैंने इसको एग्जैक्टली वैल्यू उसकी जो होती है वो मैंने लिखा है कि एप्सिलॉन नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 8.854 इंटू 10 पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यही एप्सिलॉन नॉट जो कूलाम जी ने अपने इस के को इस के का नाम जो है वो है कूलाम्स कांस्टेंट। कूलाम्स कांस्टेंट, इस के को हम बोलते हैं कूलाम्स कांस्टेंट। तो इसी कूलाम्स कांस्टेंट को जो के है उसको रिप्लेस करने के लिए एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल किया गया था, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए इसी का इस्तेमाल करके ये जो हमारे सामने है ना, इसी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? एसआई यूनिट निकालेंगे उसका और डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे? देखिएगा, अक्सर कई लोग देखते हैं कि हाँ भाई एसआई यूनिट क्यों, तो देखिए एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब जिस साइंटिस्ट ने डिराइव किया हो उनकी बात होती है अक्सर करके, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट के नेम पे ही ये यूनिट क्या होती है? बनी रहती है। जो साइंटिस्ट इसको ढूंढे रहते हैं वो अपना नाम दे देते हैं। जैसे किलोग्राम ने मास को ढूंढा, उन्होंने अपना नाम दे दिया। लेंथ को मीटर साल में उन्होंने नाम दे दिया। वैसे ही एसआई यूनिट का मतलब मैं सिर्फ इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों को, या आप लोगों को इस क्लास में ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एसआई यूनिट है वो हर बार हम लोग एसआई यूनिट 9th में 10th में 11th में, तो एसआई यूनिट एक्चुअली क्या होता है, और लास्ट फेज में बच्चे परेशान होते हैं और लास्ट में रटते रहते हैं। एसआई यूनिट का मैक्सिमम मतलब क्या होता है? एसआई यूनिट जानते हो सभी लोग 9th 10th में पढ़े हुए, 9th 10th 11th 12th पढ़े ही हो, तो 12th में आ गए हो, याद रखना एसआई यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे सिखाते हैं कि ये साइंटिस्ट इंटरनेशनल है। क्या है? साइंटिस्ट इंटरनेशनल। कुछ लोग अपने से रिबिल्ड कर लेते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इंटरनेशनल नहीं होता, बल्कि क्या होता है? ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड मतलब एक औंधा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका एक औंधा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में जाएंगे इसकी ये यूनिट वैलिड होगी। किसी की भी माई ख्याल में दम नहीं होगा कि इस यूनिट क्या कर देगा, गलत कह देगा। या इस यूनिट को अगर कोई पढ़ा लिखा है, फिजिक्स के बारे में जानता है, कहीं भी एक छोटी सी नॉलेज दिया है, तो ये जानेगा कि हाँ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। अब आज हम सीख रहे हैं तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, राइट ना। अब हम बात करें किसके बारे में? इसके एसआई यूनिट के बारे में। तो सपोज करिए एसआई यूनिट जो डिराइव्ड होगा वो वहीं से डिराइव होगा। एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट। तो कहाँ से आएगा भाई? वो आएगा यहीं से जो मैंने आपको बताया। अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, जो लोग लिख रहे हैं अभी लिखना मत, नोट बाद में वीडियो बार बार देख लीजिएगा, और जो लोग नहीं ध्यान दे रहे ध्यान दे अभी कि ये हमारा क्या है? एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। 1/4 पाई क्या है? न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 है ना, और 1/4 क्या एक नंबर है, फ्रैक्शन वैल्यू है। तो आप इसका कभी भी फ्रैक्शनल डिजिट का या नंबर का कोई एसआई यूनिट निकलता नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे? भूल जाएंगे। हम केवल अगर एसआई यूनिट के लिए देखेंगे तो यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे कि ये क्या है। ये इस 1/4 पाई को भी भूल जाइए कि ये यहाँ पर यूनिट के टाइम पे है। अभी क्या करेंगे? लिख देंगे एज वी नो दैट, है ना। ऐसा जानते हैं कि F इक्वल टू क्या है? यहाँ देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही है?
अब देखिए Q1 और Q2 चार्जेस हैं और R क्या है, सेपरेट डिस्टेंस है। सेपरेट डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम लेंथ या मिनिमम लेंथ, और लेंथ का नोट मीटर होता है। तो इन दोनों के मीटर आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन फंसेगा क्या बचता है, इसका फंसेगा। तो इसके फंसने की बात ध्यान देंगे आप लोग कैसे आएगा, इस कांस्टेंट के नंबर को एक पल के लिए दिमाग से निकाल दीजिए, और ये क्या आएगा 1/* कर दें इसको, तो 1/ε0 यहाँ पर था, ठीक है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करते हैं, अभी एक मिनट के लिए गायब कर देते हैं, है ना। अगर गायब करें भूल जाइए इसको, तो अब क्या होगा हमारे पास इनिशियली क्या आएगा, SI यूनिट के कंस्टिट्यूएंट से F = क्या आएगा 1/ε0 Q1 Q2/R²। सही है भाई। अब इप्स आइलैंड यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, y इंटू करेगा, है ना, कॉमन चीज़ है। तो F इंटू इप्स आइलैंड = Q1 Q2 क्या हो गया भाई, R²। सही है। हमें किसकी SI यूनिट निकालनी है, ε0 की, तो ये बेचारा यहीं पर रह जाएगा, लेकिन ये बेचारा इसको धक्का मार देगा, कह रहा यहाँ से निकल जाओ, हमारा हिस्सा हमारे हवाले कर दो, है ना। इसलिए कभी किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहिए, लेकिन हमारे लिए क्या किया जाएगा, है ना। तो Q1 Q2 F इंटू R², है ना। इतना समझ में आया, हाँ, उम्मीद करते हैं आ गया होगा। अब इनकी हम क्या करेंगे, यूनिट्स पुट करेंगे, इनकी क्या करेंगे, यूनिट्स हम पुट करेंगे, जो इनकी यूनिट्स हैं वो क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। अगर करेंगे तो भाई देखिए क्या बनेगा हमारा, ध्यान से देखिएगा भाई। अगर यूनिट पुट करेंगे तो क्या आएगा Q1 Q2, तो Q1 चार्ज कुलाम है, Q1 कुलाम है ना, तो Q1 चार्ज है, चार्ज का यूनिट कुलाम, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। चार्ज को ढूंढने वाले साइंटिस्ट कुलाम जी थे, तो कुलाम ला पड़े ही अभी हम लोग, तो चार्ज का कुलाम, तो कुलाम इंटू कुलाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अपॉन में देखिएगा फोर्स का SI यूनिट ढूंढने वाले कौन थे, न्यूटन साहब, है ना। तो क्या होगा, न्यूटन, है ना। और अब R² है, R मतलब क्या है भाई, ये देखिएगा मैंने बताया था आप लोगों को, ये Q1 और ये Q2, ठीक है, सेपरेट डिस्टेंस पे है, कुलाम लाओ जाइएगा। तो इनके बीच का सेपरेट डिस्टेंस क्या था, R था। तो R क्या था, एक सेपरेट डिस्टेंस था, क्या था, सेपरेट डिस्टेंस। तो सेपरेट डिस्टेंस और डिस्टेंस की डेफिनेशन शायद क्लास 9th 8th 7th 10th तक भी शायद पढ़े होंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ, या एक कहते हैं कि लेंथ ही होता है, क्या होता है, लेंथ। और लेंथ का SI यूनिट क्या होता है भाई, मीटर, राइट। तो इसका मतलब डिस्टेंस एक क्या है, मीटर, सेपरेट डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर, और स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर। अब ये क्या बनेगा भाई, मतलब अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा हमारे लिए, इसको और आगे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा कुलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या इसी को और तरीके से लिखेंगे, कैसे, ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, ये कुलाम का स्क्वायर हो गया इंटू, है ना, ये न्यूटन को क्या लिख सकते हैं भाई, जैसे कहीं रफली दिखा दे रहे हैं आपको, यही देखिए ऊपर, जैसे कुलाम स्क्वायर है ना, और इंटू ये 1/* न्यूटन इंटू 1/* मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। तो न्यूटन के पावर कुछ तो क्या होगा, 1 मान लें। और आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर क्या है 1/(a⁻n) है, इसका मतलब क्या होता है, a⁻−n होता है। ये एक रूल है, एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे, अगर पढ़ पाए होंगे तब, नहीं अगर पढ़े तो अच्छा है, नहीं पढ़े तो और अच्छा है, ठीक है। अगर पढ़े तो अच्छा है, नहीं पढ़े तो और अच्छा है। तो अगर पढ़े होंगे तो क्या होगा, इस समझ जाएंगे इस चीज़ से। तो यहाँ पर ये 1 है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, न्यूटन की पावर -1, और ये क्या हो जाएगा, मीटर की पावर -2। ये है इसका SI यूनिट। और एक और चीज़, इसमें बेसिक चीज़ जो पिछले वीडियो आप लोग समझ नहीं पाए थे, क्या, क्योंकि कई लोग सोच रहे थे कि आखिर ε0 की इंपॉर्टेंट वैल्यू क्यों है, क्योंकि ε0 एक ऐसी वैल्यू है जिसको आपको भी पढ़ने को मिलेगा जब आप लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे, और वहाँ पर आपको मिलेगा एक परमेबिलिटी और फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनका हमेशा प्रोडक्ट एक 1 होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों की वैल्यू कितनी इंटू होती है तो 1 आती है। उसको आप लोग आगे सीखेंगे। इसको मैं इसलिए इतना डीप में बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मेजर टॉपिक है। इस पर पूरा एक 3 नंबर का डेरिवेशन भी है चैप्टर नंबर 7 में, परमिटिविटी और परमिबिलिटी के बीच में, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका SI यूनिट वहाँ काम आएगा, इसके टॉपिक्स का वहाँ काम आएंगे। और अब बात करेंगे इसका डायमेंशन फार्मूला पे। नाउ व्हाट हैपेंड, अभी डेरिवेशंस काफ़ी है, आप लोग चिंता ना करें। डेरिवेशंस हैं अभी, फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस हैं, फिर उसके बाद डेरिवेशंस होंगे आपके
गॉस लॉ, उसके बाद कुछ आगे चीज़ें हैं, है ना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सडन चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्मॉल इलेक्ट्रिक इन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अभी डायरेक्शन बहुत सारे हैं, है ना। तो इसलिए आप लोग बहुत होपलेस ना हो, अभी और भी चीज़ें आपको सीखने को जरूर मिलेंगी। अभी बात करते हैं किस पे, डायमेंशन फार्मूले पे। जो लोग क्लास 11th अगर कायदे से पढ़े होंगे या कह सकते हैं कि काम चलाओ पढ़ाई नहीं किए होंगे, है ना, तो शायद उनको समझ में आया डायमेंशन फार्मूला कहाँ से कैसे बन रहा है। डायमेंशन फार्मूला पूरी तरह किस पे बेस होता है, आप सब जानते होंगे। डायमेंशन फार्मूला किस पे होता है, डायमेंशन फार्मूला होता है पूरे SI यूनिट्स पे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो हमेशा यूनिट से ही निकलता है। तो यहाँ पर बात करेंगे डायमेंशन फार्मूला के लिए, तो हमें इसकी SI यूनिट निकालनी होगी। क्या होती है भाई, फोर्स ये दिख रहा है किसका, इफ साइलन नॉट का डायमेंशन फार्मूला अगर निकालेंगे, इफ साइलन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, तो आप लोग देख रहे हैं इसका SI यूनिट क्या लाए आप लोग, कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, ठीक है। बताइए, तो अब आप लोग याद करेंगे कि पहले Q इक्वल टू कितना होता है, IT, राइट। रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 के बाद से, क्लास 10 में जाइएगा देख लीजिएगा क्या क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा कि I इक्वल टू Q/T होता है। इलेक्ट्रिक करंट में I इक्वल टू क्या होता है भाई, I इक्वल टू Q/T। तो यहाँ से अगर Q निकालेंगे तो ये T यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये बेचारा उग जाएगा, चला जाएगा वहाँ पर, तो हो जाएगा I इंटू T इक्वल टू Q। वही मैंने लिखा है Q इक्वल टू IT। तो यहाँ पर Q क्या था, कूलाम स्क्वायर था ना। तो अगर हम Q से हम निकालेंगे, Q से क्या करेंगे, निकालेंगे इस कूलाम का, है ना, Q इक्वल टू IT से, है ना। तो आप लोग ऐसा करिए कि इससे ना समझ करके ऐसे समझिए कि अगर मैं लिख दिया क्या रिलेशनशिप जो है क्या, Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। अब देखिए आप लोग अच्छे समझ पाएंगे इसको, क्या देखिएगा, तो Q इक्वल टू IT होता है। तो IT मतलब क्या भाई, I इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू IT, है ना। तो इसका क्या होता है भाई डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज कितना होता है भाई, I है, I का एम्पियर ढूंढने वाले थे, और टाइम T है, T को कैपिटल T देते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब यहाँ पर Q1 के लिए 80 आएगा, तो Q2 के लिए क्या है 80 आएगा ना। तो ये Q इक्वल टू IT होता है। I का इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फार्मूला A एम्पियर, और टाइम मतलब सेकेंड, और टाइम का डायमेंशन फार्मूला T, इसलिए बन गया 80। तो मतलब चार्ज जो Q1 है उसका क्या हुआ, डायमेंशन फार्मूला 80 हुआ। तो इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये 80, ठीक है। फिर अब ये भी Q2 है, तो इसका भी क्या होगा, A और T, कोई दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए। आगे चलेंगे भाई, अब F इक्वल टू क्या होता है भाई, M इंटू A होता है। जाइए न्यूटन साहब के पास जो बताए थे सेकेंड लॉ, M इक्वल टू M में। तो M क्या होता है, मास, है ना। अब मास को किस में नोट करते हैं भाई, याद करिए, मास को किस में नोट करते हैं, मास को कैपिटल M में, ठीक है, किसमें, कैपिटल M। हाँ देखिए इसका डायमेंशन फार्मूला बना रहे हैं, इसका चेक कर लीजिएगा, बना के दिखा दे रहे हैं। हालांकि लोग उसको याद रखते हैं, लेकिन हम बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये याद करने चीज़ होती है, कॉमन चीज़। 12th में 11th बच्चे पढ़ के रहते हैं, 11th में इतने सारे चैप्टर पढ़े रहते हैं, तो उनको याद होना चाहिए, लेकिन याद नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे होता है ना कि हाँ बच्चे बहुत सारे होते हैं कि हाँ 11th में बहुत इतना डीप पढ़ने लगते हैं कि वो उनको कॉमन डायमेंशन फार्मूला याद नहीं होता है। इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ डायमेंशन फार्मूला कॉमन कैसा होगा, कि फोर्स का भी हम डायमेंशन फार्मूला निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, MA। तो M का क्या होता है, मास का क्या होता है, कैपिटल M, और A क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, V माइनस U अपॉन T। तो V क्या है, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड और अपॉन सेकेंड, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, हम वेलोसिटी, करेक्ट। तो वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो मीटर भी क्या है, मीटर क्या करते हैं, लेंथ है L, तो L दिखाएंगे मीटर को, ये मीटर है तो L हो जाएगा, मीटर को L दिखाते हैं, मीटर क्या होता है, L होता है ना। अब उसके बाद क्या होगा भाई, जैसे ये M साथ में ऐसे बनाइए M, फिर इसका क्या होगा, देखिए ये L है पहले, क्यों L, और देखो ये S ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये L अपॉन ये S का स्क्वायर था ना, ये मीटर अपॉन सेकेंड पर सेकेंड था। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर,
तो मीटर का क्या होता है एल होता है, और सेकेंड टाइम है ना, टाइम का क्या होता है टी होता है, और क्या हो जाएगा टी का ये हो जाएगा स्क्वायर, है ना। और इसको अगर निकालेंगे हम किसका ए का, यहाँ से अगर ए का आप डायमेंशन हम निकला, अब ए का किसका ए का डायमेंशन हम निकालेंगे तो ये एक ब्रैकेट में ये एल आ गया, ठीक है, ध्यान समझिएगा भाई, ये एल हो गया है ना इसका, और ये टी मैंने बताया ना आपको, ये देखिए यहाँ पर ये रूल है ना, ए की पावर अगर एन है ना, तो एक पावर माइनस एन हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, टी है तो क्या लिखेंगे हम एल इंटू 1/t का स्क्वायर, तो ये एल इंटू क्या हो रहा है ऊपर जाएगा टी का -2 हो जाएगा, तो इसे क्या किया जाएगा एल फिर टी के पावर -2 हो गया। ये किसका निकला एक्सेलरेशन है, किसका निकला एक्सेलरेशन का, ध्यान दीजिएगा एक्सेलरेशन का निकला। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम निकाल रहे हैं ए का मैं निकाल दिया यहाँ पे, आप लोग ए का सीख लीजिएगा। अब तो हमने फोर्स का निकाल दिया, फोर्स का कितना, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या निकला भाई, इसका m, फिर ये एल टी पे -2, समझ में आया भाई, उम्मीद कर समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्या बनेगा, ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे mlt पे -2, यही दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। अब इसी m को क्या कर देंगे यहाँ पर रख देंगे, तो क्या बनेगा भाई देखिएगा mlt पे -2, ये फोर्स का हुआ, ठीक है। आप लोग आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई, क्या अब इसके बाद ये बचा क्या हमारे पास आर स्क्वायर, आर क्या है लेंथ बताया ना मैंने, सेपरेट डिस्टेंस है, सेपरेट डिस्टेंस आर क्या है सेपरेट डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब मीटर है ना, और मीटर मतलब लेंथ, और लेंथ क्या है ये ए लेंथ है, लेंथ इसमें डिनोट करते बताया ना मैंने, लेंथ क्या है, लेंथ का डायमेंशन वाला क्या होता है भाई एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये जो आर है, आर यहाँ पर क्या है भाई आर स्क्वायर जो है, आर क्या है आप लोग याद रखिएगा कि जो आर यहाँ दिखा रहा है, ये जो आर दिखाया जाएगा, तो आर क्या है एक, अगर मैं आर कहीं दिखा दूँ, मान लीजिए सपोज करिए आर मैं दिखा दिया यहाँ पर, तो आर क्या है एक लेंथ है ना, और मैंने क्या कहा लेंथ इसमें जोड़ करते हैं, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एल होता है, करेक्ट, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल। तो यहाँ क्या करेंगे दो ठो मतलब आर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इससे क्या बनेगा, तो ये ए टी इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, ए स्क्वायर फिर टी स्क्वायर, कोई समस्या किसी को नहीं ना। हाँ चलिए आगे देखिए भाई, आगे देखिए है ना, आगे क्या बनेगा, अब ये एम एल टी -2 है और ये एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर और एक एल कितना हो जाएगा एम एल क्यूब फिर टी के पावर -2 है ना। अब इसी रूल में दोबारा आएगा भाई जो आप लोग एक्सपेरिमेंट का पढ़े होंगे है ना। तो अब अगर ये माइनस के लिए देखिए भाई, अगर ये ए के पावर -n है तो ये +b होता है, ठीक है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट का रूल है। तो अगर माइनस है उसे ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर और ये टी स्क्वायर ये अलग हो गया। अब देखिए ये m है प्लस, या क्या कुछ तो 1 होगा, ये अगर कुछ तो 1 होगा है ना, तो इसको ऊपर लेके गया तो क्या हो जाएगा भाई -1, कोई समस्या नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। अब L है तो ये L का पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं ना, और T क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए। अब इसे एक साथ एक ब्रैकेट में लिख लेंगे कैसे, देखिए m सबसे पहले आता है पावर -1 है ना, ये ब्रैकेट, तो m सबसे पहले -1, फिर आता है हमारा क्या L पावर -3, अब t आता है, देखिए t की पावर 2 है प्लस और 2 है प्लस, क्या हो जाएगा t की पावर 4 हो जाएगा, तो t की पावर 4, फिर अब ये a स्क्वायर, ये हमारा बना डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये याद रखिएगा भाई, क्योंकि अब कई बार ये बच्चों परेशान होते हैं, MCQ में भी आता है ना, MCQs में पूछे जाते हैं कई बार ये क्वेश्चन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस that is called इप्सिलॉन नॉट। मार्कर खत्म हो गया भाई है ना। अभी बहुत महंगा आता है, समझते हैं ना, बहुत महंगा से आता है, सब कुछ देखना पड़ता है ना, खर्चा बहुत लंबा है ना, लेकिन क्या करेंगे।
पढ़ाई के सब कुछ जाया जाए। हाँ चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप रिवाइज कर लेंगे और छोटी छोटी कॉमन चीज़ें मैंने सब कुछ आप एक्सप्लोर कर दिया कि यूनिट कहाँ से निकला, इप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया, उसका एसआई यूनिट कैसे निकला, उसका डायमेंशन लॉ कैसे निकला, और उसके लिए सारे प्रोसेस जो छोटे छोटे सब मैंने बता दिया आपको, छोटे प्रोसेस बड़े प्रोसेस स्मॉल चीज़ें सब कुछ इसमें क्लियर होना चाहिए। और भी कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आगे बात नेक्स्ट क्लास में होगी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। दैट्स इट, गुड बाय।